करें। मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 8 के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर पढ़ रहे हैं। इसके हमने 5 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 6वां डिस्कस करेंगे। पिछले 5वें भाग में हमने कुछ प्रमुख हार्मोनों के बारे में जाना, जिसमें से हमने अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन इंसुलिन के बारे में पढ़ा, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन ग्रोथ यानी वृद्धि हार्मोन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा 2-3 और हार्मोन पढ़े थे। वैसे भी मैंने बोला आपको स्पेशल अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम भी याद रखने, जिसमें आपको पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि जो कि हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है, या हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, वृषण और अंडाशय, ये 4-5 उदाहरण हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। वैसे जो मैंने लास्ट भाग में कल आपको जो लिखवाया वो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और आगे भी आपके 9वीं 10वीं में भी काम आएंगे। चलो आज थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। आप एक हेडिंग डाल दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक आप हेडिंग डाल दो और इसमें कुछ अपन लिखते हैं पॉइंट्स। आप लिखो कीट एवं मेढक, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। ये एनसीईआरटी में आपके बड़ा सा हेडिंग दिया हुआ है, ये आप हेडिंग लगा दो। फिर इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो हम समझेंगे। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। चलो लिख लिया आपने, बोर्ड के ऊपर आओ। सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, इसी प्रकार कीटों में भी हार्मोन पाए जाते हैं। जितने भी एनिमल है, जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सब में हार्मोन होते हैं। अब हमने हेडिंग डाला है कीट एवं मेढक, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और इसके अलावा जो मेढक होते हैं उनके जीवन चक्र को, उनकी पूरी लाइफ को चलाने में या उनके उस लाइफ में आने वाले परिवर्तनों में हार्मोन का योगदान किस प्रकार है वो हम पढ़ेंगे। पढ़े अपन, मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो आप लिखते जाओ, फिर मैं समझा दूंगा। लिखो आप, लिखो, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, आप लिखते जाओ। चलो लिखो आप, मेढक की प्रारंभिक अवस्था को टेडपोल, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, टेडपोल कहा जाता है तथा इस टेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए, इस टेडपोल को वयस्क यानी जवान, वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। इस टेडपोल से वयस्क बनने के लिए जो परिवर्तन होता है उसे कायांतरण, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, उसे कायांतरण कहते हैं।
उसे कायांतरण कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा, कीट हार्मोन द्वारा होता है, होता है। खड़ी पाई लगाकर लिखो। मेढक में, मेढक में थायराइड द्वारा, थायराइड हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था, थायराइड अब लिखना आना चाहिए आपको, वापस बोल रहा हूं। मेढक में थायराइड द्वारा स्त्रावित हार्मोन, स्त्रावित हार्मोन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन इसका नियमन करता है, इसका नियमन करता है। तथा, तथा थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए, तथा थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में, जल में आयोडीन की उपस्थिति, जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है, आवश्यक है। यदि, यदि जल में, यदि जल में जिसमें टेडपोल, जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, यदि उस जल में, यदि उस जल में पर्याप्त मात्रा में, यदि उस जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, आयोडीन नहीं है, तो टेडपोल वयस्क, तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित, तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित, बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, परिवर्धित नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। यहां तक लिख लिया। अब जो मैंने पैराग्राफ लिखवाया है ये आप पढ़ लो, मैं इसे पूर्ण रूप से समझाऊंगा। आप पढ़ो इसे, 20-25 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़ो और मैं समझा रहा हूं, और मैं समझा रहा हूं। चलो, लगभग 20 सेकंड हो गए, पढ़ लिया आपने। अब देखो, मैंने आपको हेडिंग डलवाया था कि कीटों और मेढकों में जो छोटे छोटे कीट होते, जो मेढक होते, उनके जीवन चक्र को यानी उसकी पूरी जिंदगी को गुजारने में हार्मोन का योगदान किस प्रकार होता है। उसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मेढक के बारे में। ध्यान दे, समझने की कोशिश करें। देखो, ये मैं कह रहा हूं कोई तालाब है, ये तालाब है, सीधी बात है। जलीय प्राणी होते हैं, वो अपने बच्चों को अंडों की सहायता से उत्पन्न करते हैं। एक मेढक है जिसके 7-8 अंडे हुए। ये अंडे जैसे ही विकसित होंगे, विभेदन होने के बाद फूटेंगे, फूटने के बाद इनमें छोटे छोटे ऐसे संरचनाएं बनेगी, ऐसी संरचनाएं बनेगी। फूटने के बाद सीधे मेढक नहीं बने, कबूतर, कौवा, मोर, इनमें जैसे ही वो अंडा फूटता है, परिवर्तित होता है, उसमें से नया कबूतर या नया मोर पैदा होता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। किन में? कीटों में और मेढकों में। जैसे ही अंडा विकसित हुआ, फूटा, फूटने के बाद एक ऐसी संरचनाएं बनी, जिन संरचनाओं को या इन संरचनाओं को हम बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं? टेडपोल, ध्यान रखना है। और ये टेडपोल मेढक का लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा। अब ये टेडपोल है, अभी ये मेढक नहीं बना है, इस टेडपोल से अब बनना है मेढक। तब क्या होता है?
इस टेडपोल के अंदर पाई जाने वाली थायरोक्सिन या थायराइड, इसके अंदर पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि, मैंने बोला था हमारे कहाँ पाई जाती है, गर्दन में, बोला था। ऐसी एक ग्रंथि पाई जाती है टेडपोल के अंदर। ये थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है एक हार्मोन का, जिसे हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। और मैंने कल वाले भाग में भी बताया था, यदि हमारे कभी कभी एक ऐसी स्थिति शरीर में पैदा होती है कि हम सुबह उठते हैं तो ये गला फूला हुआ होता है। फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का बराबर मात्रा में स्रावण नहीं हुआ है, इस कारण ये फूल जाता है। और इस रोग को हम क्या बोलते हैं? कैसे बताओ तुम? ममता, महावीर, वेरी गुड। इसे हम बोलते हैं गोइटर या घेंगा रोग। गोइटर या घेंगा रोग। इस रोग के निदान के लिए क्या आवश्यक है? हम बाहर से नमक के कुल्ले करते हैं या हमारे भोजन में नमक की पर्याप्त मात्रा रखते हैं। नमक क्या होता है? NaCl। या नमक के अंदर और क्या होता है? आयोडीन। जो हम नॉर्मली नमक या साल्ट लेते हैं उसके अंदर क्या आयोडीन होता है। आयोडीन वापस थायराइड ग्रंथि के ऊपर काम करके थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण बढ़ा देता है, जिससे ये वापस सामान्य हो जाता है। अब देखो इसमें आओ। अब टेडपोल की थायराइड ग्रंथि ने थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण किया। जैसे ही थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है, तब ये टेडपोल बदल जाते हैं मेढक में। किसमें? मेढक में। यदि जल के अंदर आयोडीन की मात्रा बराबर है तभी थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होगा, तभी टेडपोल बदलेगा मेढक में, वरना टेडपोल मेढक में नहीं बदलेगा। आया समझ में? सामान्यतः अंडे फूटने के बाद नया जीव प्राप्त होता है, लेकिन कीटों में या मेढकों में ऐसा नहीं होता। इनमें जीवन यापन करने के लिए या जीवन चक्र चलने के लिए हार्मोनों की आवश्यकता होती है। आया समझ में? चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आगे कुछ पॉइंट्स है कि हम पढ़ेंगे जननात्मक स्वास्थ्य, यानी अब इस टॉपिक में हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके बाद ये लगभग चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। चलो बढ़े अपन आगे। चलो अब हम पढ़ते हैं जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में। चलो बढ़े अपन आगे। अब आप एक हेडिंग डाल दो इसके अंदर, ऐसे लिख लो आप, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, ये एक हेडिंग डालो, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा फिर हम समझेंगे। चलो हेडिंग है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। आप वाकिफ हो कि स्वास्थ्य होता क्या है? स्वास्थ्य मतलब हाजुर आदमी, हाजुर मतलब ता भी जो नहीं आतो है, माथो भी जो नहीं दुखतो है, यही है नॉर्मल। अपे बोला ना कि पे हाजा हो रहा है, यानी अपे स्वस्थ रहो। अपे सब में बढ़िया उदाहरण की दिया कि ता भी जो कहीं नहीं आवे, पेट भी जो नहीं दुखे करे, ऐ दियो। वास्तविकता में स्वास्थ्य का तात्पर्य होता है शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना, यानी आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति नहीं है और आप मानसिक रूप से भी सही हो। मानसिक रूप में मतलब काला बीजा होने थे। कोई व्यक्ति यदि मानसिक रूप से बीमार है, पागल है, इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पेट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पेट हर दूसरे तीसरे दिन दुख रहा है या दर्द कर रहा है, इसका मतलब वो भी स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य का तात्पर्य है व्यक्ति का मानसिक एवं शारीरिक, दिमाग और शरीर दोनों रूप से स्वस्थ होना। पहले हम स्वास्थ्य की परिभाषा लिखेंगे, फिर हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें लिखेंगे कि स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बटे आगे आप इसमें डैश करके लिखो, इसमें डैश करके लिखो। स्वास्थ्य का तात्पर्य, स्वास्थ्य का तात्पर्य मानसिक एवं शारीरिक, स्वास्थ्य का तात्पर्य मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूप से, मानसिक एवं शारीरिक लिख लोगे ना, ऐसे लिखना, मानसिक ऐसे लिखते, मानसिक एवं शारीरिक, एवं शारीरिक दोनों रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ होना, दोनों रूप से स्वस्थ होना।
आपको नॉर्मली पूछा जाए स्वास्थ्य क्या, तब तुम बोलोगे सर स्वास्थ्य का मतलब है मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से व्यक्ति का स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। चलो आगे बढ़े, आगे इसमें आप लिखो, आगे आप इसमें लिखो, व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वयं की स्वच्छता, संतुलित आहार एवं शारीरिक व्यायाम, ऐसे लिखते हैं, एवं शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। ये लिख लिया। अब एक लाइन छोड़ के आप एक और पॉइंट लिखना शुरू करो। आप लिखो यदि, ऐसे लिखो आप, यदि हटाओ ऐसे लिखो, संतुलित आहार का अर्थ है कि उस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिख लोगे ऐसे लिखना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा एवं खनिज लवण की पर्याप्त मात्रा हो। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं। यह भोजन अपने आप में एक संतुलित आहार है। अब नई वाली लाइन में लिखो, लोह, ऐसे लिखो, लोह, कोष्ठक में लिख लो आयरन, पहले लिख लो, मैं सब पॉइंट समझा दूंगा। कोष्ठक में लिखो आयरन, लोह लिखो, कोष्ठक में लिखो आयरन, लिख लिया। इसमें लिखो लोह या आयरन लिखा, आगे लिखो, मैं लाइन बोला वैसे वैसे लिखो, लोह, कोष्ठक में लिखो आयरन, कोष्ठक करो बंद और आगे लिखो तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं।
किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। चलो ये लिख लिया। अब आप एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो। आप लिखो चिप्स कॉमा कुरकुरे, चिप्स कॉमा कुरकुरे तथा पैक किए गए एवं डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती हैं। चलो यहाँ तक लिख लिया। अब आओ बोर्ड के ऊपर जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं वो मैं समझा रहा हूँ। मैंने पहला पॉइंट लिखवाया स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य का तात्पर्य है मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। फिर मैंने लिखवाया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति की खुद की स्वच्छता यानी सफाई, उस व्यक्ति का संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम या नियमित एक्सरसाइज आवश्यक है। यदि आपकी फिटनेस या स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है तो उसके लिए आप संतुलित भोजन करें, समय की स्वच्छता बनाए रखें और नियमित एक्सरसाइज या कसरत करते रहें। फिर मैंने आपको आगे लिखवाया कि संतुलित आहार का मतलब खाद्य पदार्थ या खाने योग्य। संतुलित आहार वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन की मात्रा संतुलित हो। यानी जहाँ तक हमारे शरीर को आवश्यक चीज़ चाहिए, भले कार्बोहाइड्रेट हो, भले प्रोटीन हो, भले वसा हो, उनकी मात्रा जिस आहार में इक्वल या बराबर है तो वो आहार कैसा है? संतुलित आहार। फिर आगे मैंने लिखवाया कि हम भारतीय जो हमारे लिए नॉर्मल भोजन करते हैं जिसमें रोटी, दाल, चावल, सब्जी ये चीज़ें होती है तो वो भोजन अपने आप में एक संतुलित भोजन कहलाता है। फिर आगे मैंने पॉइंट लिखवाया यदि किसी व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है या रक्त को बनाए रखने के लिए या मात्रा को बढ़ाने के लिए एक तत्व आवश्यकता होता है, उसे बोलते हैं लौह तत्व या आयरन। यदि रक्त की कमी होती है हमारे शरीर में तो हमें पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, संतरा, आंवला ये खाने चाहिए जिससे हमारे शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। और लास्ट में मैंने आपको लिखवाया चिप्स है, कुरकुरे हैं या पैकेजिंग से संबंधित या डिब्बा बंद जो सामग्री है उसे हमें नियमित या रेगुलर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। अधिकांश समझने लायक पूरा टॉपिक हो गया। आज के लिए इतना खूब है, कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बढ़िया मेहनत करो। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।